नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई आप सभी के। तो इस सीरीज का तो आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था और मेरे भाई ये सीरीज आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली है। ये वादा है। सीजीएल एग्जाम तक अगर आपने सीरीज कर ली तो सीजीएल में आने वाला, चाहे आपका पीक्यूआरएस हो, चाहे आपका पैसेज हो, चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। और जो आपको डर है ना भी आपके मन में कि ये लंबे लंबे वाले सेंटेंसेस और ये पैसेजेस और जो नया पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा, ये सारे दर्द दूर हो जाएंगे मेरे भाई आज की क्लास से। तो हमने इस टॉपर्स सीरीज में डेली पैसेज और पीक्यूआरएस रखेंगे। किसी दिन हो सकता है पीक्यूआरएस के साथ क्लोज टेस्ट होगा, किसी दिन हो सकता है पैसेज के साथ क्लोज टेस्ट होगा, ठीक है। और हम बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि आप सोचते हो कि एक दिन में 20 कर लूंगा, नहीं होता है पॉसिबल। आप क्या करिएगा, डेली के 2 पैसेज सॉल्व करिए और 5 पीक्यूआरएस करिए। और आप डेली अगर ये सॉल्व करेंगे ना तो मैं लिख के देता हूं आपको, आपको प्रैक्टिस आ जाएगी, आपको हैबिट हो जाएगी। लेकिन 2 पैसेज भले ही करें, बट स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छे पैसेज होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी पुराने पैटर्न पे कर लिया। क्वेश्चंस उसी तरीके के होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई हम इसी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि पैसेज है, जैसे हमने देखा कि इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी T10 सीरीज, तो इनमें टाइम लगेगा। ये कोई 5-10 मिनट की वीडियो नहीं होने वाली, इनमें पढ़ने में समझाने में टाइम लगेगा। हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट, लेकिन जितना भी होगा 20 मिनट 25 मिनट का आप इंटू टू में करके देखिए, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड करवा रहा हूं इसको, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और हाँ, क्योंकि ये पैसेज भी है, छोटे छोटे सेंटेंस आपको दिखेंगे, फ्रेजल वर्ब में तो बड़ा बड़ा दिखता था। तो जहां पर भी ऐसा कुछ आएगा, पढ़ने का आएगा या आप लोगों को एक्सप्लेन का, वहां से मैं हट जाऊंगा और फिर आपको मैं उसे सिखा रहा हूँ और क्वेश्चंस मैं आपसे सामने बताऊंगा कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। और 2 पैसेज रहेंगे और इसमें आप लोगों का 5 पीक्यूआरएस। दो में से एक पैसेज जो है मैं आप लोगों को खुद कराऊंगा, एक पैसेज आपको होमवर्क में दूंगा। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हमारे स्टूडेंट्स की, कि हम जब टीचर्स के साथ ही करते हैं ना, खुद से नहीं करते हैं, तो हमें एक हैबिट हो जाती है पेपर में हमें खुद करना है। तो आदत डाल लो कि भैया प्रॉमिस है, एक हम खुद से भी करेंगे, ठीक है। और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे कि ये आंसर होगा। और इसकी पीडीएफ बता दूं आप लोगों को कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पर जाइएगा, इसकी पीडीएफ निकालिए, वहां से कर लीजिए। वैसे सबसे अच्छा है, यहां पर मैं भी स्क्रीन पे से हट जाऊंगा, अब यहीं से पढ़िए, क्योंकि आदत डालो, वहां कंप्यूटर पे पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी आदत डालो फटाफट पढ़ने की और वहीं से आंसर टिक, ठीक है। चलो, तो पैसेज क्या है मेरे भाई, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारे यादव जी हमें हटा देंगे, तो आप आराम से इसको पढ़ना पॉज करके, ठीक है। मैं स्लाइड आगे पीछे करूंगा, तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप इसको पॉज करके पढ़ेंगे। चलिए जी यादव जी हटा दीजिए। देखिए अब कितना प्यारा लग रहा है आपको। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना, क्योंकि बहुत लेंदी होता है, तो इसलिए ये स्लाइड अभी बेहतर है। आप पढ़िएगा, पॉज करके पढ़िएगा, है ना। अब मैं इसको आगे कर देता हूं। ये मत कहना सर एकदम से आगे कर दिया, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप पॉज करके पढ़िएगा, है ना। फिर रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा क्या होगा। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड। अब आप सोच रहे होंगे इतना लेंदी, हाँ भाई इतना ही लेंदी, ठीक है, इतना ही लेंदी आएगा। चलो जी, तो आप पॉज करके इसको प्रॉपर पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, अब आप इसके क्वेश्चंस लगाइए एक बार। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। दूसरा, चूज द वर्ड विच क्लोजली मीन्स वर्ज। वर्ज का क्या मतलब होता है, पैसेज में ही था ये कुछ वर्ड। तीसरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थ्रेट्स फेस्ड बाय द ब्लैक बक एज पर द मैसेज। पैसेज पैसेज के हिसाब से क्या थ्रेट्स जो हैं वो ब्लैक बक को मिल रहे हैं, मतलब क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं सब। तो ये स्टेटमेंट है और 4 स्टेटमेंट है, इसके बाहर लेवल नहीं आएगा दोस्त, याद रखना।
चलिए अगला क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व करते रहना। एंड नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन दिस पैसेज। ठीक है, हर तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल गए हैं। अब आप इसका फटाफट जल्दी से सॉल्यूशन देख लो और आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसकी फटाफट जल्दी से हिंदी भी समझ लो कि क्या है हिंदी और क्या इसका मीनिंग निकल कर आया। ठीक है, देखो लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। देखो पहले उसने कहा है कि एज अ रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, एंड एक्सपेंशन ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, मतलब जितने में लोग रहते हैं ना, लोगों का निवास स्थान वो बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसे छोटे से एरिया में लोग रहते थे, अब धीरे धीरे लोगों का एक्सपेंशन होता जा रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, सिटीज बढ़ते जा रहे हैं, तो जंगल खत्म होते जा रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप फॉरेस्ट लैंड्स जो हैं, ठीक है जी, फॉरेस्ट लैंड्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, आर बींग एंक्रोच्ड, मतलब उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। एंक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण। दिस इज नॉट ऑल, अब इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, दिस इज नॉट ऑल। देखो इसका मतलब निकलेगा कि परिणाम स्वरूप अगर हम देखें, इवन द वाइल्ड लाइफ इज अंडर एक्सट्रीम थ्रेट। अगर देखा जाए तो हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थ्रेट में है, मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या है, खतरे में है। ठीक है जी, मतलब केवल इतना ही नहीं है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा खतरे में है। केवल जंगल ही प्रॉब्लम में नहीं है, फॉरेस्ट लैंड ही खत्म नहीं हो रही है कि हम फॉरेस्ट लैंड में एंट्री कर रही हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ जो है वो भी खतरे में आ रहा है। एज आर फौना इज फेसिंग अ डर्थ ऑफ एडिक्वेट शेल्टर, क्योंकि हमारा जो फौना है, फौना भाई कौन होता है, फौना का मतलब है हमारे एनिमल्स, ठीक है, इज फेसिंग, फेस कर रहे हैं, स्कार्सिटी, डर्थ मतलब कमी, किसकी, एडिक्वेट शेल्टर, जंगलों में उनको रहने के लिए स्थान ही नहीं मिल रहा है, इन फॉरेस्ट। ठीक है, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स, और वो बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, कस्बों की तरफ बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि वो मारे जाते हैं शिकारियों के द्वारा। परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों की प्रजाति जो है वो या तो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, या विलुप्त होने की कगार पर हैं, वर्ज, ठीक है जी, दहलीज पर हैं, कगार पर हैं। तो ये वर्ड शायद पूछा है आपसे आगे। द ब्लैक बक इज ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड, देखिए एंडेंजर्ड नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड मतलब लगभग लगभग उसकी कगार पर है। ठीक है, एंड फाउंड ओनली इन 2 कंट्रीज, और 2 ही कंट्रीज में पाया जाता है, नेपाल और इंडिया, ये भी स्टेटमेंट में था। भारत में दिस एंटलोप इज फाउंड इन मैनी नेशनल पार्क, भारत में यह जो एंटलोप, एंटलोप एक तरीके का ना मृग है, ये मतलब उसको कहते हैं हम लोग हिरण को, इज फाउंड इन, ये ब्लैक बक जो है ये उसी के लिए कहा गया है, इज फाउंड इन मैनी नेशनल पार्क्स, ये बहुत सारे नेशनल पार्क्स में पाया जाता है, जैसे कि यहां पर उसने नाम दिए हुए हैं, ग्विंडी नेशनल पार्क, पॉइंट कैलिमर एंड वेलांडू सेंचुरीज ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये और हाँ, रोला पाडू ऑफ आंध्र प्रदेश, भाई ये नाम अजीब से हैं बट कोई बात नहीं। फ्यू पार्ट्स ऑफ राजस्थान, और कुछ राजस्थान के जो हिस्से हैं उनमें भी है, और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में। एज फार एज, अब इसका क्या मतलब है, जहां तक हम बात करें, देयर हैबिटेट इज कंसर्न, के रहने की बात है, निवास स्थान की बात है, किसके, ब्लैक बक के, दे लिव इन ओपन ग्रासलैंड, तो ये ब्लैक बक जो है ये कहां रहते हैं, ओपन ग्रासलैंड में रहते हैं। ओपन ग्रासलैंड जानते हैं आप क्या होता है, ओपन ग्रासलैंड मतलब जहां पर, ग्रासलैंड उस एरिया को कहते हैं जहां पर हरा भरा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग ओपन ग्रासलैंड कहते हैं। और ओपन ड्राई एरिया, सूखे एरियाज में रहते हैं। ठीक है, थिनली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हैं, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो उस जगह में, एंड नियर वाटर रिसोर्सेज, और ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर पानी की जो मात्रा है वो मिल सके, आसपास पानी हो। दे लिव इन द डेजर्ट एरियाज, वो रेगिस्तान वाले एरियाज में रहते हैं जैसे कि राजस्थान, एंड कोस्टल एरियाज, और कोस्टल एरियाज जैसे समुद्री तट के किनारे जो एरियाज होते हैं उन जगह पर रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्यों रहते हैं भाई, बिकॉज दे कैन नॉट सस्टेन कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि वो कोल्ड क्लाइमेट को क्या नहीं कर सकते,
वो कोल्ड क्लाइमेट को सस्टेन नहीं कर सकते, उसमें जीवित नहीं रह सकते। दे आर द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स ऑन दिस प्लानेट, सबसे ज्यादा तेज यही भागते हैं। फर्दर, अब फर्दर का मतलब है कि इसने इसमें और चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं कि आगे, दिस एनिमल इज एक्टिव ड्यूरिंग द डे। ठीक है जी, तो ये जो ब्लैक बक है ये डे के दौरान तो एक्टिव रहता है, ये भी देखो उसने आगे चल के पूछा है कि दिन में तो एक्टिव रहता है, बट रात को क्या होता है, इसकी एक्टिविटी जो है मिड डे, दोपहर के बाद क्या हो जाती है, एक्टिविटी स्लो हो जाती है। ठीक है जी, दे आर सोशल बींग्स। ठीक है, ये क्या है, सोशल बींग्स हैं। सोशल बींग्स का मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि एक तरीके से मिलनसार, यानी कि झुंड में रहने वाले लोग मिलनसार होते हैं और एनिमल जो होते हैं वो झुंड में। हेंस, इस और यही रीजन है दे मूव विद देयर हर्ड्स। देखो दे दिया ना यहाँ पे, अगर इंसान सोशल बीइंग होता है तो सामाजिक होता है, लेकिन जानवर सोशल बीइंग यानी ग्रेगेरियस, आपने सुना भी होगा एक वन वर्ड आता है ग्रेगेरियस, तो वो झुंड में चलते हैं। विच कैन वेरी फ्रॉम 3 to 23 मेट्स, जिसकी जो संख्या है वो 3 से 23 साथियों तक हो सकती है, मतलब 3 भी हो सकते हैं ग्रुप में और 23 तक भी हो सकती है। ठीक है जी, अच्छा, दे कोहैबिट ट्वाइस इन अ ईयर, तो साल में वो कितनी बार कोहैबिट करते हैं, 2 बार। यहां तक बात क्लियर है। अब कोहैबिट का मतलब है, इसको हम कहते हैं प्रजनन करना, मतलब साल में 2 बार प्रजनन करते हैं ये लोग। ठीक है, एंड गिव बर्थ, और जन्म देते हैं ट्वाइस इन अ ईयर, और साल में 2 बार। समझ में आ गया, तो कोहैबिट प्रजनन समझ में आया, यानी कि जैसे अब मैं इसको क्या बताऊं, जैसे रिप्रोडक्शन आप इसको एक तरीके से कह सकते हो, है ना। तो साल में 2 बार ये जो है वो जन्म देते हैं। ठीक है, और 2 बार ये क्या करते हैं, कोहैबिट करते हैं। प्रायर टू इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले, दिस एंटलप वॉज एक्सटेंसिवली हॉन्टेड, ये जो एंटलप है ना, आजादी से पहले बहुत ज्यादा इसको क्या किया जाता था, एक तरीके से डराया जाता था। हॉन्टेड का मतलब आप समझते ही हैं कि किसी को क्या करना, डराना। ठीक है जी, यानी कि यहां पर सॉरी हॉन्टेड कह रहा हूं, हंटेड, हॉन्टेड नहीं हंटेड, क्योंकि इसको डराने का तो कोई सेंस ही नहीं है, इसका शिकार किया जाता था। विच अफेक्टेड, जिससे क्या प्रभावित हुआ, उनकी पॉपुलेशन। तो भैया आजादी से पहले इनको बहुत ज्यादा, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आजादी से पहले बहुत ज्यादा इनका शिकार किया जाता था, इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन भी उस पर प्रभाव पड़ा है। सो मच, इतना ज्यादा पड़ा है, दैट दिस स्पीसीज हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब अब ये विलुप्त होने की कगार पे है, इतना प्रभाव पड़ गया। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री के बहुत सारे जगहों पर। पोचर्स होते हैं इलीगल हंटर, जो शिकारी हैं, किल देम, उन्हें मारते हैं। अब देखो क्यों मारते हैं, मेनली फॉर मटेरियल गेन्स। ध्यान सुनना, ये भी पूछा है आपसे, केवल मटेरियल गेन्स की वजह से। मटेरियल गेन्स का मतलब यहां पर समझ रहे हो कि मटेरियल गेन्स क्या है यहां पर, यानी कि उनको पर्सनल बेनिफिट होता है इस चीज से। अब क्या होता है मैं बताता हूं, फायदा क्या होता है ये। ठीक है, सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए, यानी कि वो मटेरियल गेन क्या है, इट्स स्किन हैज एन इनॉर्मस वैल्यू, इनकी जो स्किन है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में। और इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस स्पीसीज, इस स्पीसीज को बचाने के लिए ICUN ने डिक्लेयर किया है इस स्पीसीज को नियरली थ्रेटेंड। ये भी पूछा है, तो नियरली थ्रेटेंड मतलब कंप्लीटली ये एक्सटिंक्ट नहीं है, बट हां बिल्कुल उसकी कगार पर है। हेंस अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी पूछा है, अंडर शेड्यूल 1 किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के बहुत सारे जो कठोर कदम जो हैं हैव बीन टेकन, वो लिए गए हैं। टू स्पेसिफाई अ फ्यू, इनमें से कुछ को स्पेसिफाई करने के लिए, कैमूर, यह है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बिहार में है, और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, तो कुछ को स्पेसिफाई किया गया है। और वेलावदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात में है, नेशनल चंबल सेंचुरी एटसेट्रा। ठीक है, डिस्पाइट दीज एक्ट्स, इन एक्ट्स, इन जो भी एक्शन इन्होंने लिए हैं, इनके बावजूद, मतलब सरकार ने तो डिसीजन ले लिए हैं, सरकार ने लिया, किसने लिया, ये यहां पर लिया था किसने, UN ने, है ना, और ये इसमें लिखा भी है, और कुछ कड़े कदम भी उठाए गए हैं। तो इसके बावजूद भी हंटिंग इज एडवर्सली प्रभाव अफेक्टिंग आवर वाइल्ड लाइफ, मतलब ये कदम उठा के, इसके बावजूद भी अभी भी ये रुक नहीं रहा है, अभी भी प्रभावित हो रहा है। देयर आर सम सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम, इसके कुछ सॉल्यूशंस तो हैं, बट द बेस्ट वन इज टू बॉयकॉट द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम एंडेंजर्ड स्पीसीज। आपने देखा होगा कि जैसे ये जो लोग बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ये ऐसे बैग वगैरह खरीदते हैं इनकी खाल के बने हुए, तो भाई जो स्पीसीज बिल्कुल खत्म होने वाली हैं, उनके प्रोडक्ट्स को आप खरीदोगे ही नहीं,
तो फिर क्यों ही कंपनियां बनाएंगे, क्यों ही वो मारेंगे। तो ये एक सॉल्यूशन उसने बताया एट एन इंटरनेशनल लेवल पर, ये नेशनल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे करना पड़ेगा। दिस सीम्स टू बी इफेक्टिव, ये इफेक्टिव तो नजर आता है, बट विल इट प्रिवेंट एनिमल हंटिंग, क्या इससे ये रुक जाएगा? दिस इज सॉरी दैट इज अ क्वेश्चन, सवाल तो ये है मेरे भाई। मजा आया कि नहीं आया बात में? अब चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चंस की तरफ। मैं फटाफट आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो बता देता हूं। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज? देखो सीधी सी बात है, आपने पढ़ा हो इसमें किसके बारे में है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में है, ठीक है। और वो भी आपको बताई दिया, ब्लैक बक का जिक्र इसमें ज्यादा हुआ है, ओवर पॉपुलेशन का कोई इसमें केस नहीं है। लैंड एंक्रोचमेंट का स्टार्टिंग में जिक्र था कि हाँ लैंड एंक्रोचमेंट हो रहा है, बट उसकी वजह से एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो स्पीसीज है वो खत्म होती जा रही हैं, प्रजातियां जो हैं वो बिल्कुल विलुप्त होने वाली हैं। फॉरेस्ट एंड देयर यूजेस, इनका कोई भी केस इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच मींस द वर्ज। वर्ज मतलब किसी चीज के कगार पर होना, ठीक है, और कगार का मतलब है एज, किसी चीज के दहलीज पर होना, तो ब्रिंक इसका आंसर होगा। स्कम होता है मेरे भाई गंदगी, स्कम इज कॉल्ड गंदगी। प्रेडिकामेंट होता है, प्रेडिकामेंट इज अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आप इसको कह सकते हो, है ना, या आप इसको डिफिकल्ट सिचुएशन भी कह सकते हो, प्रॉब्लम भी कह सकते हो और इसको डिफिकल्ट सिचुएशन भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये होता है प्रेडिकामेंट। अच्छा, स्ले का मतलब ये तो सभी को पता है, स्ले करना मतलब किसी को मारना, किल, तो सी इसका आंसर होगा। आगे आ जाओ। अब ये देखो, ये है असली कहानी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, परेशान करेंगे। देखो, द मेन रीजन फॉर द ब्लैक बक डिक्लाइन इज एक्सेसिव हंटिंग फॉर सबसिस्टेंस नीड। यहां परेशान हो जाओगे यार, सबसिस्टेंस नीड का मतलब यहां पर समझ में आ रहा है क्या है, कि वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनका जो जीविका का स्रोत है ना वो वही है, ठीक है, कि वो अपनी जीविका के लिए, मतलब वो इसी पे ही निर्भर है, नहीं उस पर निर्भर नहीं है, वो मटेरियल गेन के लिए करते हैं, यानी कि उससे पैसा कमाते हैं वो लोग, तो वो उसका पर्पज है, ये पर्पज उनका नहीं है। वो उस पर निर्भर नहीं है कि भैया इसी को मार के इसी को खाएंगे हम, उस पर निर्भर नहीं है वो लोग, ठीक है। देयर हैबिटेट इंक्लूड ओपन ग्रासलैंड, ड्राई, हाँ बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। दे आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ द डे एंड रेस्ट आफ्टर मिड डे, नहीं, यहां देखो उसने क्या कहा, एक्टिव ड्यूरिंग द डे अर्ली आवर्स, तो ठीक है, लेकिन एंड से जोड़ के उसने कह दिया कि बाकी भी दिन के बाद, नहीं दिन के बाद तो स्लो हो जाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। और आईसीयूएन ने क्लासिफाई किया है तो ये वाला सही है, तो 2 और 4 मेरे भाई सही है इसका उत्तर। अगला, बेस्ड ऑन द पैसेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर आ जाओ स्टेटमेंट में, आप फटाफट आपको ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ने पड़ेंगे। देखो, द ब्लैक बक इज ऑल्सो फाउंड इन श्रीलंका, ना इंडिया और नेपाल में मेरे भाई, सिर्फ इंडिया नेपाल में, गलत। शिकारी जो हैं वो ब्लैक बक को मारते हैं इनकी स्किन के, हाँ मार्केट वैल्यू, ये है इसका रीजन, ये सही है। इट कैन लिव अलोन इन पेयर्स, सॉरी अकेला भी रह सकता है और पेयर्स में भी रह सकता है, विद इट्स कोहैबिटेशन पीरियड रेंजिंग फ्रॉम इतने से इतने, ये भी सही है भाई, ठीक है। सम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन बिहार गुजरात, ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज फॉर इट्स प्रोटेक्शन, हाँ ये भी सही है। तो 2 3 4 मेरे भाई इसका आंसर है कहीं पे, ये रहा 2 3 4। आगे आ जाओ। व्हाट इज द ऑथर्स टोन, ये है असली खेल। तो देखो, अब एजिटेटेड का मतलब क्या होता है, जब हम कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा एजिटेटेड है, तो इसका मतलब है ये बंदा बहुत ज्यादा उत्तेजित है, ठीक है। अगर ये बंदा एजिटेटेड है तो ये बंदा बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा उत्तेजित है। बात क्लियर हो गई सभी को? लेकिन अब ये एजिटेटेड नहीं है भाई, यहां पर ये बहुत ज्यादा एजिटेशन में थोड़ी आ रहा है, गुस्से में थोड़ी आ रहा है। नॉन चैलेंट का मतलब क्या है, नॉन चैलेंट का मतलब होता है काम, ठीक है, रिलैक्स्ड, ऐसा भी भाई पैसेज में नहीं है। रिवेंजफुल क्या है, रिवेंजफुल मेरे भाई, रिवेंजफुल का मतलब वो बदला लेना चाह रहा है, नहीं, बॉदर्ड है वो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, बॉदर्ड है, यानी कि कंसर्न्ड है, उसको इस चीज की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि भैया ये परेशानी है। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई 20, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये पैसेज मैं आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूं, तो 2 पैसेज आप लोग को भाई मिलेंगे इसमें। तो ये आ गया आपका, इसको स्लाइड्स में कर रहा हूं आगे, तो आप ये देखो, ठीक है, ये देखते चलो, ये देखते चलो, पॉज करके इसको पढ़ना, क्योंकि खुद से करोगे तो फुल मजा आएगा, ठीक है। इसके आंसर्स आपको पीडीएफ में
आपको नीचे दे देना है, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, और फिर आपको इसके मैं पीडीएफ में आंसर दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। पर पढ़ना इसे ऐसी स्लाइड पे ही। ठीक है, तो ये आपके दो पैसेज हो गए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं मेरे भाई PQRS पे। चलो, तो ये PQRS आपके सामने बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा। पॉज करके आप बनाओ, अब मैं सीधा इसका फटाफट आप लोगों को आंसर बताना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, नहीं तो फिर अगर मान लो मैं बहुत टाइम लूंगा तो फिर तो लाइव में और उसमें तो कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, है ना। चलो, चलिए जी, तो आपने इसको बनाया होगा, अब मैं आपको बताता हूं और हिंदी में भी समझाता हूं कि हिंदी में वो क्या कहना चाह रहा है और कैसे आपको इसको जोड़ना था। आप अब S1 स्टार्टिंग में दिया है, तो देखो, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ दैट डे। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर दिन की बात हो रही है, तो ये कह रहा है कि भैया उस दिन बचा हुआ जो दिन का रेस्ट, आराम नहीं, यहां पर रेस्ट ऑफ द डे मतलब जो बाकी दिन का हिस्सा बचा हुआ था, देयर वॉज नो अदर एडवेंचर। तो कह रहा है और कोई रोमांचक अनुभव हुआ ही नहीं। टू मार द, या वर्ब है ये मार है, इसका मतलब था खराब करना। द पीस ऑफ देयर जर्नी, मतलब कोई ऐसा एडवेंचर नहीं हुआ जिससे कि उनकी जर्नी खराब हो जाए। ये है शुरुआत आपकी। अब आते हैं इसके बाद, देखो इसके बाद हम कहां से ले सकते हैं, और इसमें क्या आपने पढ़ा होगा तो आप किस पेयर को जोड़ के इसको लगा सकते थे। एक चीज नोटिस करो, उसने क्या कहा यहां पर, वंस इंडिड, वंस एक बार, इंडिड द 10 वुडमैन स्टैब्ड अपॉन अ बीटल, बीटल एक छोटा सा जानवर होता है, उसके ऊपर वो जो चढ़ गया। ठीक है, दैट वाज क्रॉलिंग, जो रेंग रहा था अलोंग द रोड, रोड के किनारे, एंड किल्ड द पुअर लिटिल थिंग, और उसने उसको मार दिया क्योंकि उसके ऊपर चढ़ गया वो। अब यहां आर के बाद आपने अगर नोटिस किया हो तो इसने कहा दिस मेड द टिन वुडमैन वेरी अनहैप्पी, इसकी वजह से वो टिन वुडमैन जो है वो बहुत ही नाखुश हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में, किसकी वजह से, क्योंकि वो चढ़ गया था उसके ऊपर, उसने उसको मार दिया। ठीक है, तो आर के बाद इसका मतलब क्यों आ जाएगा, एंड एज ही वॉकड अलोंग, जैसे ही वो चला आगे, ही वेप्ट सेवरल टीयर्स ऑफ सोरोज, और वो उसकी आंखों में आंसू आ गए, फिर वो परेशान हो गया। ठीक है, और इन्हीं टीयर्स का जिक्र एस वाले में है, तो मेरे भाई 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब आप आ जाओ अगले पे, जैसे ही आपके सामने आया फटाक से एकदम जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लगाओ। चलो, सेकंड, ओके, अब हम करते हैं मेरे भाई इसको स्टार्ट। ठीक है, देखो क्या दिया है उसने S1 में हमें, मोर देन हाफ ऑफ अमेरिकन, आधे से ज्यादा अमेरिकन क्या कहते हैं कि जो खबरें हैं ना, कॉजेज देम स्ट्रेस, उन्हें स्ट्रेस पैदा करती हैं, एंड मैनी रिपोर्ट फीलिंग एंग्जाइटी, और बहुत सारे जो लोग हैं, मैनी यहां पर सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, बहुत सारे लोग जो हैं ये भी बताते हैं कि फीलिंग एंग्जाइटी, कि वो लोग एंग्जाइटी फील करते हैं, थकान महसूस करते हैं, और स्लीप एज अ रिजल्ट, इन्हीं न्यूज की वजह से उनको ये सब परेशानियां झेलनी पड़ती है। अब आ जाओ इसके बाद। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या ऑप्शन उठा सकते हैं, पी पी क्यू क्यू। तो पी में क्या है, ऑफ कोर्स मैनी पीपल फील इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे अनफॉर्म्ड, बहुत सारे लोगों को फील होता है कि टू स्टे इनफॉर्म्ड, बहुत सारे लोगों को फील होता है कि भाई उन्हें इन्फॉर्म रहना चाहिए, उनको न्यूज जो है वो मिलनी चाहिए या उससे अवेयर होना चाहिए। और क्यू में क्या है, यट, फिर भी 1 in 10 एडल्ट चेक द न्यूज एवरी, देखो यहां पर क्या था कि बहुत सारे लोग, आधे ज्यादा जनता ऐसा फील करती है, और क्यू में क्या दे दिया उसने कि देखो ऐसा हो रहा है ये सब परेशानियां, लेकिन उसके बावजूद भी 10 में से एक एडल्ट, ठीक है, क्या करता है, चेक करता है न्यूज को हर घंटे, एंड फुली 20%, और अगर हम सबकी बात करें 20% ऑफ अमेरिकन जो है रिपोर्ट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर, वो क्या करते हैं, अपनी जो फीड होती है सोशल मीडिया की उसको चेक करते रहते हैं। अब ये तो इंडिया में भी होने लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब पी के ऑप्शन हट जाएंगे, अब क्यू के ऑप्शन बचेंगे। अब क्यू के बाद या तो आर ले लो या क्यू के बाद पी ले लो। तो देखो आर में क्या है, एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल, और ये अंडरस्टैंडेबल है दैट न्यूज यू फाइंड कंसर्निंग कुड प्रोड्यूस स्ट्रेस। देखो इसमें बता दिया उसने कि वो लोग क्या करते हैं,
है ना। और इसमें बता दे कि एंड, और यही इसी वजह से ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि भैया जो न्यूज आपको मिलती है वो शायद आपको स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा कर सकती है, तो क्यू के बाद आर आ जाएगा। और लास्ट में बट, लेकिन अब इसका उल्टा हो जाओ, रिसेंट चेंजेस टू द वे एवरीवन गेट्स देयर न्यूज। ठीक है, इसका मतलब क्यू के बाद आर मिल गया, तो हमें सीधा ऑप्शन पहले तो यहीं पर ही खत्म हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। पॉज करके आंसर लगाना, फिर इसका सीधा आंसर देखेंगे। चलो आप अब इसको पॉज करके आपने इसको पढ़ लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, सुन। व्हेन यू इंस्ट्रक्ट योर पीसी और लैपटॉप टू रिट्रीव अ पर्टिकुलर फाइल, जब आप अपने पीसी को ये कहते हैं कि भाई, या आप उससे कोई फाइल रिकवर करवाना चाहते हैं, रिट्रीव का मतलब है रिकवर, से बाय कीपिंग इन द नेम और हाईलाइटिंग इट फ्रॉम अ मेन्यू, what are the chances that it will indeed honestly do so। तो कहना क्या चाह रहा है कि जब भी आप अपने पीसी या लैपटॉप को किसी प्रकार की जो भी फाइल होती है उससे वापस लाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि उसका नाम टाइप करके, है ना, बाय कीपिंग इन द नेम और हाईलाइटिंग इट फ्रॉम अ मेन्यू, तो उसका जो नाम है वो टाइप करके या मेन्यू से उसे आप चूज कर लेते हैं, चुन के, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि कितने, व्हाट आर द चांसेस दैट इट विल ऑनेस्टली डू दो, कितने चांसेस हैं कि ये ऐसा करने पे आपको फाइल दे देगा रिकवर करके। ठीक है, ये थी आपकी पहली लाइन। अब आ जाओ क्यू 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 क्यू, तो चलो क्यू का ऑप्शन मिल गया, पढ़ लो। वेल, इफ द कंप्यूटर इज नॉट डिसेबल्ड, अगर कंप्यूटर डिसेबल्ड नहीं है, देखो व्यक्ति डिसेबल्ड होता है तो अपाइज होता है, लेकिन अगर कंप्यूटर डिसेबल्ड की बात कर रहा है तो इसका सीधा सा एक मतलब है कि अगर आपका कंप्यूटर जो है वो खराब नहीं है। समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहा है, अगर आपका कंप्यूटर खराब नहीं है तो, और डिग्रेडेड, या आपका कंप्यूटर जो है खराब नहीं है और डिग्रेडेड होने का यहां पर क्या मतलब है कि किसी प्रकार का उसमें वायरस नहीं है इन एनी वे, किसी भी तरीके से, और कॉम्प्रोमाइज बाय अ वायरल इंफेक्शन, कॉमा द चांसेस आर प्रीटी क्लोज टू 100% दैट इट विल डू एग्जैक्टली। हाँ, अगर इसमें ये सब समस्या नहीं है तो वो बिल्कुल आपको जो आपने कहा है वही करके देगा। तो क्यू से स्टार्ट हो गया। अब क्यू के बाद हम क्या लगाएं, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद एस, या क्यू के बाद पी और क्यू के बाद एस। तो देखिए अब दो ऑप्शन है कि क्यू के बाद पी होगा या क्यू के बाद एस होगा। तो देखो पी में लिखा है दिस क्वेश्चन ऑफ एरर, अच्छा क्योंकि एरर का जिक्र है तो इसका मतलब मेरे भाई तो यहीं पर मिल जाएगा, क्यू के बाद पी ही में ही मिलेगा कि दिस क्वेश्चन ऑफ एरर और डिसेप्शन डज नॉट इवन अराइज। अगर आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होता कि वहां पर ऐसी कोई समस्याएं आए। तो मेरे भाई इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि क्यू के बाद पी आएगा। तो क्यू के बाद आप एस के ऑप्शन हटा दो, क्यू के बाद पी। अब क्यू के बाद पी तो आ गया, पी के बाद आर आएगा या पी के बाद आपका एस आएगा, ये आपको देखना है। ठीक है जी, चलो देखो उसने कहा कि यह क्वेश्चन जो है, जो अगर आपका पीसी सही है तो कोई क्वेश्चन ही खड़ा नहीं होता। आगे, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, अनलाइक ह्यूमन बींग्स, तो वो कह रहा है ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं, ह्यूमन बींग्स में अलग होता है। द कंप्यूटर इज प्रोग्राम्ड इन सच, इस तरीके से इसको प्रोग्राम किया गया है, ठीक है, सो एज टू रेस्पॉन्ड इन अ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गिवन इंस्ट्रक्शन सेट एंड नॉट मेक अ मिस्टेक। तो क्या कहना चाह रहा है कि भैया आप इसको ऐसे ध्यान में रखो कि इसको ऐसे डिजाइन किया गया है, ये बिल्कुल इंसानों के विपरीत है। तो इस तरीके से इसमें प्रोग्राम किया गया है कि अगर आप कोई भी इसमें डायरेक्शन देते हो तो वो कोई मिस्टेक नहीं करेगा, एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां पर। अच्छा जी, अब आते हैं इसमें हम लोग एस में कि भैया सॉरी आर में क्या दिया हुआ है। तो देखो आर में क्या था यहां पर, इट इज ऑल्सो डिजाइन नॉट टू थिंक ऑन इट्स वे, और इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये अपने तरीके से नहीं सोच सकता। ठीक है, ये अपने तरीके से नहीं सोच सकता। अब देखो आर के बाद S6 में क्या लिखा है, अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक इंसान जो है, अ ह्यूमन बींग आस्क्ड टू गेट अ फाइल और अ ट्रेन्ड डॉग कमांडेड टू फैच अ स्टिक डोंट फंक्शन विद द सेम लेवल ऑफ प्रिसीजन, प्रॉम्प्टनेस और स्पीड। तो मतलब
इंसान जो है उसको जरूरत नहीं होती है। अगर हम कहें कि क्या भैया इंसान को जरूरत है, तो मतलब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो किसी इंसान से अगर हम कहें कि भाई फाइल लानी है, ठीक है, या किसी कोई डॉग है जो ट्रेंड है, ठीक है, उसको अगर हम कहें तो आप ये मान लीजिएगा कि उतनी तेजी से वो काम नहीं करता है। मतलब इंसान जो है उतनी तेजी से नहीं काम करता है, प्रॉम्प्टनेस स्पीड से और उतनी प्रिसीजन से काम नहीं करता है। कौन? इंसान। ठीक है। और यहां पर इसने आर में कहा था इट इज ऑल्सो डिजाइन नॉट टू थिंक ऑन इट्स वे। तो ये अपने तरीके से नहीं सोचता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ इंसान जो है वो अपने तरीके से सोचता है। ये तो आप फीड कर दोगे वही काम करता है। तो इसका मतलब भाई एस के बाद आर आएगा और आर के बाद S6 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। तो ये आप लोगों का कंप्लीट होता है यहां पर। ठीक है। और आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे। देखो मैं स्टार्टिंग बता दूं, ये तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। आपको इसका शॉर्टकट में क्यू के बाद पी का ऑप्शन जो है वो देख लेना था। ठीक है। कि भैया इसमें यहां पर उसने दिया था कि भैया एरर नहीं है, और इसी का जिक्र इसने पी में कर दिया। तो क्यू के बाद पी अगर आप देखोगे तो क्यू के बाद पी आप लोगों को या तो यहां पर था या यहां पर था, इतने में ही खत्म हो जाना था। और लास्ट में आपको एस या आर से पता चल रहा था। तो यहां पर इसने कहा कि भैया इसमें अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, जबकि इंसान तो ऑन द अदर हैंड ये काम करता है। ठीक है। तो इसका मतलब एस इसके लास्ट में, सॉरी आर इसके लास्ट में आना था। तो ये आंसर हो जाना था। ठीक है भाई। चलिए जी, लाइए जी यादव जी सामने। अब बच्चों को समझ में, रुको रुको रुको, मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका होमवर्क में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 2 3 तो करा दी ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 होमवर्क में है और आपका 5th भी होमवर्क में है। चलो अब मुझे ले आओ सामने। तो भाई ये थोड़ा सा टफ तो होगा आप लोगों को, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं दोस्त कि अगर आपने इसको डेली हैबिट डाल ली तो आप अगले आने वाले एग्जाम में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले हो। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं आप सभी को, गारंटी के साथ। ठीक है। क्योंकि देखिए मेरे लिए भी कितना चैलेंजिंग है। मैं अगर आप चाहूं तो यूट्यूब, अगर इतने ही चीजें कराऊं ना, 5 ये और 2 पैसेज आपको, तो सच में इसकी 1 से 1.5 घंटा क्लास चली जाएगी। क्योंकि ये वो कैब नहीं है टिक 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 हो गया। और हर बच्चा इतना एडवांस भी नहीं है कि मैं उसको फटाक से, मैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश, मेरे को तो ट्रांसलेट करने में भी कई बार देखते हो कि उसको बोलना पड़ता है, बड़ी समस्या होती है। लेकिन हमें पता आज बच्चे को सिखाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कल यही बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। हमने पैक्लोस्टस भी ऐसे ही सीखे थे। स्टार्टिंग में मुझे खुद हिंदी में बोलने बड़ी समस्या आती थी, मीनिंग कई बार तो बदल जाता है जब, क्योंकि आपके माइंड में तो आ चुका है, लेकिन अब बच्चे को बताने में बड़ी समस्या होती है, तो ट्रांसलेट भी करना पड़ता है। तो ठीक है भाई, आप पढ़िएगा, इसको करिएगा, और पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से निकाल लेना। अब ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। ठीक है भाई। तो बताना यार कैसी लगी क्लास, और मुझे इस वीडियो के नीचे हर बच्चा कमेंट करेगा। अगर आप इस वीडियो के नीचे 2000 कमेंट पूरे कर देते हो तो आपके लिए भाई अब ये क्लास और खतरनाक तरीके से आएगी। और क्वेश्चन बताना कैसे लगे आपको, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा भाई। ठीक है। चलिए जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।